जय हिंद दोस्तों। हम एनसीईआरटी कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 27 में। आपको एसएसटी की बुक में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, भारत में शांति और सुरक्षा के कौन से गंभीर खतरे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे हम। भारत में शांति और सुरक्षा के अनेक गंभीर खतरे हैं, जैसे आतंकवाद हो गया, विद्रोह, नक्सलवादी आंदोलन इत्यादि। तो देखिए आतंकवाद क्या है। आतंकवाद की कोई ऐसी परिभाषा है नहीं, लेकिन देखिए आतंकवाद वह संगठित और हिंसक गतिविधि है जिसके द्वारा भय फैलाकर राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जाता है। भारत के संदर्भ की बात करें तो इसमें समानता एक आपराधिक व हिंसक प्रक्रिया माना जाता है। आतंकवाद को क्या माना जाता है? एक आपराधिक व हिंसक प्रक्रिया माना जाता है जिसमें नागरिक लक्षित होते हैं और सार्वजनिक जीवन अस्थिर होता है। ठीक है। कारण क्या है आतंकवाद के? राजनीतिक असंतोष और विभाजनकारी जन अनुकूल नीतियां हैं। सामाजिक आर्थिक विषमताएं हैं जिसमें बेरोजगारी आ जाती है, गरीबी, शिक्षा की कमी आ जाती है। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक विषमता एक कारण है आतंकवाद का। वैचारिक और धार्मिक कट्टरता है। ठीक है, ये भी एक मेन पॉइंट बन जाता है। धार्मिक कट्टरता की बात करें तो ठीक है, जिसमें क्या रहता है कि बाहरी समर्थन भी मिलता है, जिसमें फंडिंग मिलती है, बाहर से ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, कमजोर शासन भी एक कारण हो सकता है, जिसमें भ्रष्टाचार या स्थानीय प्रशासन की असमर्थता भी हो सकती है। जो स्थानीय प्रशासन है वो समर्थ नहीं है। ठीक है, आतंकवाद फैल जाता है, उनको मतलब पकड़ अच्छी नहीं है कि आतंकवाद का खात्मा किया जाए। तो कमजोर प्रशासन की बात भी कर सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन की असमर्थता हो गई, कमजोर शासन, भ्रष्टाचार इत्यादि एक कारण है, मुख्य कारण है जो आतंकवाद फैलता है। प्रभाव क्या पड़ता है आतंकवाद का? मानव जीवन पर गहरा असर पड़ता है, मनोबल पर गहरा आघात होता है, नागरिकों में भय होता है, असुरक्षा की भावना आती है, आर्थिक नुकसान होता है, जैसे पर्यटन हो गया, निवेश, व्यवसाय प्रभावित होते हैं। ठीक है, सामाजिक दरारें बढ़ती हैं, समुदाय के बीच अविश्वास आता है, विरोधाभास आता है, संवैधानिक कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर दबाव पड़ता है। कानून व्यवस्था पर भी दबाव होता है जब आतंकवाद फैलता है, तो संवैधानिक प्रणाली अस्त व्यस्त हो जाती है। तो ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो। ठीक है, रोकथाम और निवारण की बात करें, देखिए सुरक्षा व खुफिया सुधार करने चाहिए। जिला स्तर पर सूचनाओं का समन्वय होना चाहिए, सीमाओं की निगरानी, आतंकवाद संगठनों का तुरंत खात्मा करना चाहिए। ठीक है, कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, आतंकवाद विरोधी कानूनों जो बनते हैं उनका प्रभावी उपयोग होना चाहिए तथा न्याय संगत प्रयोग भी होना चाहिए। न्याय संगत प्रयोग की यहाँ बात ऐसा क्यों है मेंशन? देखिए न्याय संगत की बात क्यों लिखी है? न्याय संगत ऐसा है, कभी कभी जो कठोर कानूनी नियम बनते हैं, ठीक है, तो वो कभी कभी जो नागरिक, आम नागरिकों को भी परेशानी हो जाती है। जैसे कि कई कानून ऐसे होते हैं जिनमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, इस तरह के कानून आपने सुने होंगे असम वगैरह में। ठीक है, तो कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन न्याय संगत होनी चाहिए। सामाजिक आर्थिक उपाय, सामाजिक आर्थिक उपाय में क्या आ जाता है? जैसे शिक्षा हो गई, रोजगार, विकास से असंतोष घटता है। ठीक है, रोजगार होगा, शिक्षा होगा तो विकास होगा, तो लोगों में संतोष रहेगा, असंतोष की भावना कम हो जाएगी। ठीक है, सामुदायिक आधारित रणनीति होनी चाहिए, स्थानीय नेताओं और धर्मगुरुओं के साथ समन्वय, रेडिकलाइजेशन रोकने के लिए जागरूकता आनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइड डेटा फंडिंग, सीमा पार नेटवर्क को रोकने हेतु देशों के साथ जानकारी साझा करना इत्यादि होना चाहिए। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है, आतंकवाद का मुकाबला केवल फोर्स से नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप फोर्स लगा देंगे और तो आतंकवाद का मुकाबला ऐसे नहीं कर सकते, बल्कि क्या है, व्यापक नीति अपनानी पड़ेगी जिसमें विकास करना पड़ेगा, सामाजिक समावेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि क्या ना कि जो जो नागरिक रहते हैं, ठीक है, जो यूथ रहती है वो भटक जाती है। ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग दे देंगे, उनका मनोबल ऐसा रहता है कि आपको रोजगार नहीं है, तो वो उस टीम उसमें शामिल हो जाते हैं। स्लीपर सेल का सुना होगा आपने। ठीक है, तो जब विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, शिक्षा होगी, गरीबी नहीं होगी, तो इसलिए लोग उस दिशा में नहीं जाएंगे, है ना। कड़ी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय से ही सफलता मिलेगी। ठीक है, कड़ी सुरक्षा हो, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय हो, तभी आप आतंकवाद पे पकड़ भी बना सकते हैं, आतंकवाद को रोक सकते हैं। ठीक है, विद्रोह, जो भारत में एक दूसरा जो कारण है वहां पे, मतलब जो सुरक्षा को खतरा करता है, वो विद्रोह हो गया। विद्रोह क्या है? वे संगठित विरोधी गतिविधियां हैं जिनमें कुछ समूह राजनीतिक, क्षेत्रीय, जातीय या आर्थिक मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार के विरुद्ध असहयोग, हिंसा या हथियारबंद आंदोलन करते हैं। तो ये विद्रोह क्या है? देश के अंदर ही हो जाता है ना, कि लोग रैलियां निकाल रहे हैं, सरकार के विरुद्ध ही खड़े हो गए। ठीक है, इस तरह से आपने कई देखा होगा। ठीक है, तो अपनी अपनी मांगे करने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, किसान आंदोलन हो गया। तो इस तरह से लोग हिंसक, वो हिंसा भी हो जाती है कभी कभी वहां पे, जिस तरह के आंदोलन होते हैं वो हिंसक रूप भी ले लेते हैं। ठीक है, ये आंदोलन का स्वरूप शांतिपूर्ण प्रदर्शन से लेकर सशस्त्र विद्रोह तक
हो सकता है। तो ये विद्रोह हो गया जो भारत में शांति के लिए खतरा है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। प्रकार देखिए क्या है, राजनीतिक या अलगाववादी विद्रोह होता है, दूसरा सामाजिक आर्थिक विद्रोह होता है, तीसरा आपका जातीय सांस्कृतिक विद्रोह हो गया। राजनीतिक अलगाववादी विद्रोह में क्या आता है, जैसे किसी क्षेत्र की स्वतंत्रता या विशेष राजनीतिक स्वायत्तता मांगने वाले आंदोलन होते हैं, जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर में कुछ वर्षों से देखे गए आंदोलन देखे होंगे आपने। तो किसी क्षेत्र की स्वतंत्रता मतलब कोई एरिया है जो अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहते हैं कि भाई कश्मीर तो अलग रहे हो जाएगा, कश्मीर तो भारत में नहीं रहना चाहते, कश्मीर अलग चाहिए, तो इस तरह से भी किसी क्षेत्र को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। तो इस तरह के लोग यहाँ मतलब इस तरह का भी एक विद्रोह हो जाता है, किसी क्षेत्र के लिए स्वतंत्रता की बात, ठीक है, या विशेष राजनीतिक स्वायत्तता कि हमें इसमें अपने से जम्मू कश्मीर का आपने उदाहरण बहुत अच्छा है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर कुछ वर्षों में जो आंदोलन देखे गए थे, ठीक है, तो वो राजनीतिक या अलगाववादी विद्रोह उसके अंतर्गत आ जाता है। सामाजिक आर्थिक विद्रोह की बात करें तो भूमि, श्रम या आर्थिक अन्याय के खिलाफ उठे आंदोलन में जब शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान ना मिले तो हिंसक रूप ले लेते हैं। तो सामाजिक आर्थिक विद्रोह हो गया जिसमें भूमि हो गई, श्रम या आर्थिक अन्याय के खिलाफ, ठीक है। जातीय या सांस्कृतिक विद्रोह क्या हो गए, पहचान, भाषा, ठीक है, भाषा या फिर सांस्कृतिक अधिकार की रक्षा हेतु उभरे आंदोलन, ठीक है, जो कभी कभी उत्तर पूर्व राज्यों में जो देखे जाते हैं, ठीक है, वो इस तरह के रहते हैं अपनी पहचान अपनी भाषा के लिए, ठीक है। इस तरह तो बहुत ये तो इस तरह का विद्रोह तो शुरू से ही चला आ रहा है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। तो ये सब विद्रोह तो रहते हैं देश में, ठीक है। तो इस तरह के 3 विद्रोह आप लिख सकते हैं। कुछ और उदाहरण आपके मन में मतलब आपके माइंड में कुछ उदाहरण आता है जो आपको याद हो तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं आप जब अपना आंसर लिखेंगे तो, ठीक है। मुख्य कारण देखिए क्या है विद्रोह का, राजनीतिक अपेक्षा, प्रतिनिधित्व का अभाव, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, विकास की कमी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो सब यहाँ मेंशन कर सकते हैं। भूमि संसाधन विवाद, संसाधन नहीं है, भूमि का विवाद है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण सही नहीं है तो विद्रोह आता है, जैसे आदिवासी वहां पे विद्रोह कर देते हैं। सांप्रदायिक या जातीय पहचान पर असंतोष है, कमजोर प्रशासन, पुलिस प्रणाली या न्याय की पहुंच नहीं है, भारी समर्थन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि भारी समर्थन मिल जाता है, हथियार शरण मिल जाती है, फंडिंग हो जाती है, सीमा पार हस्तक्षेप हो रहा है देश में, तो विद्रोह हो जाता है। विद्रोह के लिए एक मेन कारण यहाँ बन जाता है। प्रभाव क्या पड़ता है देश पर, आम जनजीवन असुरक्षित और भयग्रस्त होता है, विकास व निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परियोजनाएं रुकी या महंगी पड़ जाती हैं, परियोजना रुक जाती हैं, ठीक है, जो कि तो मतलब जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है ओब्वियसली। मानवाधिकार संकट हो गया, आंतरिक विस्थापन, सामाजिक विभाजन बढ़ता है, सुरक्षा बलों का संसाधन पर भारी मात्रा में व्यय होता है। जब विद्रोह होगा तो सुरक्षा बल लगेंगे भाई, ठीक है, विद्रोह को रोकने के लिए, तो वो संसाधनों पर मतलब व्यय हो गया, ठीक है। तो इस तरह का पैसा मतलब इसको कह सकते हैं कि पैसे की बर्बादी हो गई है ना। विद्रोह को रोकने के लिए एक्स्ट्रा मतलब चाहिए, सामग्री चाहिए भाई, और सुरक्षा बल भी चाहिए, ठीक है। संवैधानिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। समाधान निवारण कदम देखिए, सुरक्षा तंत्र में सुधार होना चाहिए, राजनीतिक संवाद होना चाहिए, जो कट्टरपंथ जो परिस्थितियों में वार्ता होनी चाहिए, शर्तों के साथ समझौते या स्थानीय नेतृत्व में शामिल करना चाहिए, विकासात्मक उपाय होने चाहिए, स्थानीय सहभागिता होनी चाहिए, पुनर्वास व सशमन। पुनर्वास का यहाँ पे क्या अर्थ है, देखिए जो लोग हथियार छोड़ रहे हैं उनके लिए पुनर्वास भी हो, प्रशिक्षण हो, सामाजिक समावेशन हो, ठीक है, कानून व नीति सुधार होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए। तो समाधान में आप ये सब चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है, विद्रोह की जड़ें अक्सर राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का मिश्रण होती हैं, इसलिए अधिक प्रभावी और स्थायी समाधान के लिए सख्त सुरक्षा के साथ साथ समावेशी विकास होना चाहिए, संवाद मतलब वही बातचीत और न्याय की आवश्यक है, ठीक है। केवल दमन से समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। आप केवल उसका जो प्रोटेस्ट हो रहा है आप सिर्फ वहां पे दमन करेंगे तो उसको रोकेंगे तो उससे वो सॉल्यूशन नहीं है, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तब जाके विद्रोह रुकेगा। सतत शांति के लिए बहुआयामी नीति अपनानी चाहिए, बहुआयामी नीति होनी चाहिए, तभी विद्रोह रुकेगा। सिर्फ विद्रोह का दमन एक नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन, ओके। देखिए नक्सलवादी आंदोलन की बात करें, जो तीसरा हमने देखा था भारत की शांति के लिए सुरक्षा के लिए खतरा है, वो आपका नक्सलवादी आंदोलन, ठीक है। कारण प्रभाव समाधान देखेंगे हम। भूमिका देखिए, नक्सलवादी आंदोलन भारत की ज्वलंत आंतरिक सुरक्षा समस्या है। यह मुख्यतः आदिवासी व पिछड़े क्षेत्रों में आंदोलन के रूप में सामने आया है। आज लगभग 12 राज्यों के कई जिलों में नक्सलवादी इस तरह से फैले हुए हैं, ठीक है। तो नक्सलवादी जो है वो फैला हुआ है आपका कई राज्य के कई जिलों में। कारण क्या है, भूमि अधिकार विवाद, सामाजिक आर्थिक अपेक्षा, विकास की कमी,
जंगल व प्राकृतिक संसाधनों पर विवाद होता है, स्थानीय जनता का शोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की अनुपलब्धता, रोजगार नहीं है, से युवा वर्ग में क्या असंतोष रहता है, भाई रोजगार नहीं है, कभी कभी भारी समर्थन भी मिलता है, असमय राजनीतिक सहयोग भी प्रेरक होता है। ठीक है जी, देखिए प्रभाव, स्थानीय विकास अवरुद्ध हो जाता है, निवेश और बुनियादी ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मानवाधिकार और आंतरिक विस्थापन की समस्या बढ़ती है, सुरक्षा बलों पर भी दबाव आता है, राज्य संसाधनों का अधिक उपयोग और संवैधानिक प्रक्रियाओं में बाधा आती है। ठीक है, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रभाव एक जैसे ही पड़ते हैं, आप कोई भी चाहे विद्रोह हो गया या आतंकवादी हमला हो गया, ये हो गया आपका नक्सलवादी, प्रभाव तो एक जैसे ही है, सुरक्षा बलों पर दबाव पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो आप प्रभाव सब में एक जैसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, योजनाओं पे प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है, संवैधानिक प्रक्रियाओं में बाधा आ जाती है, सब सेम पॉइंट ही है, लिख सकते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां, सुरक्षा कार्यवाही होनी चाहिए। ठीक है, सरकार किस तरह की नीतियां अपना सकती है विद्रोह को रोकने के लिए, सुरक्षा कार्रवाई होनी चाहिए, लक्षित ऑपरेशन होने चाहिए, सूचना सम्मिलित खुफिया तंत्र और सीमित सैन्य हस्तक्षेप होना चाहिए। देखिए विकासात्मक उपाय अपनाने चाहिए, प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सेवाएं, देखिए विकासात्मक उपाय होने चाहिए। ठीक है, सुरक्षा कार्रवाई होनी चाहिए, रोजगार, देखिए पुनर्वास व समावेशन होना चाहिए, तो इस तरह के डाल सकते हैं आप। देखिए विकासात्मक उपाय में प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर व रोजगार परियोजनाओं का तीव्र क्रियान्वयन होना चाहिए। पुनर्वास व समावेशन में क्या है, हथियार छोड़ने वाले लोगों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम और मुख्य धारा में समावेशन होना चाहिए। संवाद और समन्वय, ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हैं। संवाद और समन्वय मतलब क्या है, केंद्र राज्य समन्वय होना चाहिए, स्थानीय नेतृत्व के साथ वार्ता और पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक प्रयास होने चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है, नक्सल समस्या का स्थायी समाधान केवल दमन से संभव नहीं है। ठीक है, नक्सल की समस्या सुलझानी है तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनना पड़ेगा, वार्ता करनी पड़ेगी। ठीक है, सुरक्षा, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और राजनीतिक संवाद का समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, इतना ही था दोस्तों इस क्वेश्चन में, इसका लॉन्ग आंसर है ये इस क्वेश्चन का। तो आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो 27 चैप्टर एसएसटी का, तो उसका आंसर ही लिख सकते हैं आप, लॉन्ग आंसर है। ठीक है जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, पूरी एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।